भारत की मशहूर खरबोपति शख्सियत रतन टाटा नुमाई से दूर सादा जिंदगी गुजारने वाले इंडियन बिजनेसमैन ने सारी जिंदगी शादी क्यों न की, कारोबार को 6 बड़े-आज़मों के 100 ममालिक में कैसे पहुंचाया, टाटा कंपनी की बुनियाद कब और किसने रखी, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। 1992 में इंडियन एयरलाइंस के मुलाजमीन से एक हैरत अंगेज सर्वे के दौरान दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट्स के दौरान सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाले मुसाफिर के बारे में पूछा गया तो मशहूर इंडियन बिजनेसमैन रतन टाटा को सबसे ज्यादा वोट मिले। वो वाहिद वीआईपी मुसाफिर थे जो अकेले सफर करते। इनका बैग और फाइलें उठाने के लिए इनके साथ कोई मुलाजिम ना होता था। जैसे ही जहाज रनवे छोड़कर टेक ऑफ करता तो वो खामोशी से अपना काम शुरू कर देते। फिजाई मेज़बानों से बहुत कम चीनी वाली ब्लैक कॉफ़ी तलब करने के आदी थे। ताहम अपनी पसंद की कॉफ़ी ना मिलने पर उन्होंने कभी किसी फ्लाइट अटेंडेंट को बुरा भला या डांटा ना। इंडिया के ये बिजनेस टाइकून रतन टाटा 86 साल की उम्र में वफात पा चुके हैं। उन्होंने 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक नमक बनाने से सॉफ्टवेयर बनाने वाले टाटा ग्रुप की क़यादत की, जिसमें आज तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन काम करते हैं। इस ग्रुप का सालाना रेवेन्यू 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है। रतन टाटा की सादगी के कई और किस्से भी मशहूर हैं। जब रतन टाटा सन्स नामी कंपनी के सरबराह बने तो कंपनी के मालिक के लिए बनाए गए कमरे में नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने बैठने के लिए एक सादा सा कमरा बनवाया। जब वो किसी जूनियर अफसर से बात कर रहे होते और इस दौरान कोई सीनियर अफसर आ जाता तो वो उसे इंतजार करने का कहते। इनके पास 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते टैटो और टैंगो थे जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। कुत्तों से इनकी मोहब्बत इस हद तक थी कि वो जब भी मुंबई हाउस में अपने दफ्तर पहुंचते तो गली के कुत्ते इन्हें घेर लेते और लिफ्ट तक लेकर जाते। ये कुत्ते अक्सर बॉम्बे हाउस की लॉबी में भी चहलकदमी करते हुए देखे जाते थे, जबकि इंसानों को वहां सिर्फ इस सूरत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती थी जब वो अमले के मेंबर होते या उन्हें मिलने की पेशगी इजाज़त होती। बहुत कम लोग टाटा को करीब से जानते थे। जो इनके बहुत करीब थे वो टैटो और टैंगो ही थे। इनके जर्मन शेफर्ड कुत्तों के अलावा कोई इनके करीब नहीं आ सकता था। 6 फरवरी 2018 को बरतानिया के शहजादा चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस में रतन टाटा को रॉकफेलर फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना था, लेकिन तकरीब से चंद घंटे कबल ही रतन टाटा ने मुंतज़मीन को आगाह किया कि वो नहीं आ सकते क्योंकि उनका कुत्ता टैटो अचानक बीमार हो गया था। जब चार्ल्स को ये कहानी सुनाई गई तो उसने कहा कि यही हकीकी आदमी की पहचान है। रतन टाटा वक्त की पाबंदी के लिए जाने जाते थे। वो काम खत्म करके शाम ठीक 6:30 बजे अपने दफ्तर से घर के लिए निकलते थे। दफ्तर से मुतल्लिक काम के लिए घर पर कोई राब्ता करता तो वो अक्सर नाराज़ हो जाते। अलबत्ता वो अपने घर में फाइलें और दूसरे कागजात पढ़ते रहते। अगर वो मुंबई में होते तो अपना वीकेंड अलीबाग में अपने फार्म हाउस पर गुजारते। इस दौरान इनके साथ इनके कुत्तों के अलावा कोई ना होता। उन्हें ना सफ़र का शौक था और ना ही तकरीर करने का। वो नमूद और नुमाइश से दूर थे। बचपन में जब फैमिली के रोल्स रॉयस कार इन्हें स्कूल छोड़ने जाती तो वो बेचैनी महसूस करते। जो लोग रतन टाटा को करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि इनकी ज़िद्दी तबीयत दरअसल इनकी ख़ानदानी खसूसियत थी जो उन्हें अपने वालिद नेवल टाटा से विरासत में मिली थी। अगर आप इनके सर पर बंदूक भी रख देते तो वो यही कहते कि गोली मार दो लेकिन रास्ते से नहीं हटूंगा। इनके दोस्तों के मुताबिक रतन एक बहुत ही पेचीदा किरदार थे। उन्हें नहीं लगता कि किसी ने उन्हें कभी पूरी तरह से जाना हो। वो बहुत गहरे आदमी थे। दोस्तों की कुर्बत के बावजूद इनसे कोई ज़ाती ताल्लुक न था। वो मुकम्मल तौर पर तन्हा थे। रतन खुद एतराफ़ करते हैं कि वो प्राइवेसी को बहुत अहमियत देते हैं। इनका कहना था कि शायद वो ज़्यादा मिलनसार नहीं लेकिन उन्हें लोगों से नफरत भी नहीं है। रतन की उम्र सिर्फ 10 साल थी जब इनके वालिदैन की तलाक हो गई। रतन जब 18 साल के हुए थे इनके वालिद ने एक स्विस खातून सेमुन डोनियर से शादी की। दूसरी तरफ इनकी वालिदा ने तलाक के बाद सर जसमीत जीजी जे भाई से शादी की। रतन की परवरिश इनकी दादी लेडी नवाज भाई टाटा ने की। रतन 7 साल के तक अमेरिका में रहे। वहां उन्होंने कार्नेवल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में डिग्री ली। लॉस एंजल्स में इनकी अच्छी नौकरी और एक शानदार घर था, लेकिन अपनी दादी और जेआरडी के इसरार पर उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। इनकी अमरीकी गर्लफ्रेंड भी इनके साथ इंडिया आई थी, लेकिन वो यहाँ की ज़िंदगी से हम आहंग ना हो सकी और वापस अमेरिका चली गई। कहा जाता है कि टाटा ग्रुप में अपने इब्तदाई दिनों में रतन अपनी कुनियत टाटा को बोझ समझने लगे थे। अमेरिका में तालीम के दौरान वो यकीनन बेफिक्र रहे क्योंकि इनके हमजमात इनके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में नहीं जानते थे। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में इतराफ़ किया था कि इन दिनों रिजर्व बैंक ने बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वालों को बहुत कम गैर मुल्की करेंसी भेजने की इजाज़त दे रखी थी। उनके वालिद कानून तोड़ने के मूड में नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए ब्लैक में डॉलर खरीदने से इनकार कर दिया।
चुनांचे अक्सर ऐसा होता था कि महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़ते और कुछ इजाफी पैसे कमाने के लिए बर्तन भी धोने पड़ते। इस वक्त के कारोबारी सहाफ़ी और रतन के दोस्त उन्हें एक दोस्ताना, महज़िब और दिलचस्प शख्स के तौर पर याद करते हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई गरूर नहीं था। कोई भी इनसे मिल सकता था और वो खुद अपने फ़ोन का जवाब देते थे। ज़्यादातर इंडियन अरबपतियों के मुकाबले में रतन का तर्ज ज़िंदगी बहुत ही सादा था। इनके पास सेक्रेटरियों की भीड़ नहीं थी। ममला पहाड़ियों पर मुकेश अंबानी के 27 मंजिला एंटीलिया की चमक से दूर कोलाबा में समंदर के सामने वाला रतन का घर इनके मिजाज और सादगी को जाहिर करता है। रतन टाटा सारी जिंदगी गैर शादीशुदा रहे। एक आम मजदूर की तरह नीले रंग का लिबास पहनकर मुलाजमत का आगाज किया। 1962 में रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। रतन जमशेदपुर में 6 साल तक मुकीम रहे, जहां उन्होंने शुरू में अपनी इंटर्नशिप एक दुकान में फ्लोर वर्कर के तौर पर नीले रंग का लिबास पहनकर की। इसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। बाद में वो मैनेजिंग डायरेक्टर SK नानावती के स्पेशल असिस्टेंट बन गए। इनकी लगन से काम करने की खबरें मुंबई पहुंची और JRD नाना ने इन्हें मुंबई बुला लिया। इसके बाद उन्होंने 1 साल तक ऑस्ट्रेलिया में काम किया। JRD ने उन्हें खसारे में चल रही कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल्स और नीलको को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। रतन की क़यादत में 3 साल के अंदर नीलको ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। 1981 में JRD ने रतन को टाटा इंडस्ट्रीज का सरबराह बनाया। हालांकि इस कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 60 लाख था, लेकिन ये जिम्मेदारी अहम थी क्योंकि इससे पहले टाटा खुद इस कंपनी के कामकाज को बराह रास्त देखते थे। टाटा कंपनी को मौजूदा हालत तक लाने में 150 साल से ज़्यादा का अरसा लगा, लेकिन ये कई शोबा ज़िंदगी में हिंदुस्तान की पहली कंपनी रही। 8 फरवरी 1911 में लोनावाला डैम का संग बुनियाद रखते हुए इस वक्त के टाटा ग्रुप के सरबराह सर दोराब जी टाटा ने अपने वालिद जमशेद जी टाटा के नज़रियात के बारे में बात की, जिन्होंने 1868 में टाटा कंपनी की बुनियाद रखी थी। ये अब 10 वर्टिकल्स के साथ 30 कंपनियों का ग्रुप है और 6 बड़े-आज़मों के 100 से ज़्यादा ममालिक में अपनी खिदमत पेश कर रहा है। दोराब जी टाटा का कहना था कि इनके वालिद के लिए दौलत का हसूल सिर्फ एक सानवी चीज़ थी। वो इस मुल्क के लोगों की सनती और फिक्री हालत को बेहतर बनाने को अव्वलीन तरजीह देते। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन जिन मुख्तलिफ इदारों को शुरू किया, इनका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान की उन अहम पहलुओं में तरक्की था। कंपनी की वेबसाइट पर इनके मिशन के तौर पर यह दर्ज है कि इन कंपनियों का क़याम दुनिया भर में मुख्तलिफ बरादरियों के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के आखिर में टाटा के बानी जमशेद जी टाटा को मुंबई के एक महंगे होटल में इनकी रंगत की वजह से दाखिल होने से रोक दिया गया था। जमशेद जी पर इस वाक़े का बहुत गहरा असर हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वो इस होटल से बेहतर होटल बनाएंगे, जिसमें हिंदुस्तानी शहरियों को भी आने की इजाज़त होगी। ये 1903 में मुंबई के साहिल पर ताज होटल का क़याम अमल में आया। ये शहर की पहली इमारत थी जिसमें बिजली, अमेरिकन पंखे, जर्मन लिफ्टों जैसी सहूलियत फराहम की गई। इसमें इन अंग्रेज़ खानसामे काम करते थे। अब इसकी शाखें इंडिया, अमेरिका और बरतानिया समेत 9 ममालिक में हैं। 1877 में जमशेद जी ने महारानी मिल्स के नाम से मुल्क की पहली टेक्सटाइल मिल खोली। महारानी मिल का इफ्तिताह इस रोज़ हुआ जिस दिन मलका विक्टोरिया की हिंदुस्तान में मलका के तौर पर ताजपोशी हुई। जमशेद जी के हिंदुस्तान की तरक्की के नज़रिए को हिंदी रफ़ स्वदेशी से समझा जा सकता है, जिसका मतलब है कि मुल्क में बना हुआ, और यही ख्याल 19वीं सदी के अवाइल में हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का भी हिस्सा था। इनका सबसे बड़ा ख्वाब स्टील का कारखाना बनाना था, लेकिन वो उस ख्वाब की ताबीर से पहले ही वफात पा गए। लेकिन फिर इनके बेटे दोराब जी ने इनकी वफात के बाद अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया। 1907 में टाटा स्टील ने पैदावार शुरू कर दी और इस तरह हिंदुस्तान एशिया का पहला मुल्क बन गया जहां स्टील का कारखाना था। इस कारखाने के गिर्द एक शहर आबाद हुआ जिसे जमशेदपुर का नाम दिया गया और ये आज इंडिया की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। जमशेद जी ने अपने बेटे दोराब को खत के जरिए एक सनती शहर आबाद करने की हिदायत देते हुए लिखा था कि इस शहर की सड़कें कुशादा होनी चाहिए, इसमें दरख्त, खेलों के मैदान, पार्क और मजहब इबादत गाहों के लिए भी जगह मखसूस होनी चाहिए। टाटा ने किसी कानूनी पाबंदी के बगैर खुद ही अपने मुलाजमीन की बहबूद के लिए पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई, जिनमें 1877 में पेंशन, 1912 में 8 घंटे काम के औकात, 1921 में मां बनने वाली खवातीन के लिए मराद शामिल हैं। टाटा खानदान के एक और फर्द जहांगीर टाटा 1938 में 34 साल की उम्र में कंपनी के चेयरमैन बने। तकरीबन 9 सदी तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इन्हें सनतकार बनने से ज़्यादा पायलट बनने का शौक था, जो इन्हें लुइस ब्लू राइट से मिलने के बाद पैदा हुआ था, जो रुतबार इंग्लिस्तान के इस पार परवाज करने वाले पहले पायलट थे। JRD मुंबई फ्लाइंग क्लब से हिंदुस्तान में पायलट की तरबियत मुकम्मल करने वाले पहले शख्स थे।
इनकी हवाई लाइसेंस का नंबर 1 था, जिस पर इनको बहुत ही फख्र था। उन्होंने हिंदुस्तान की पहली हवाई डाक सर्विस शुरू की। अक्सर डाक के साथ मुसाफिर को भी ले जाते थे। बाद में यही डाक सर्विस इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन बन गई, जिसका कुछ अरसा बाद में नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। हुकूमत हिंद ने इससे कबल टाटा ग्रुप के सरबराह JRD टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया और 1978 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इसके बाद से इस पर हुकूमत हिंद के ओहदेदारान फाइज रहने लगे। 1968 में उन्होंने अपने खानदान की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक ऐसे कारोबार का आगाज किया जो तरक्की याफ्ता ममालिक से मंसूब किया जाता था, यानी कंप्यूटर से मुतल्लिका कारोबार। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS नामी ये कंपनी दुनिया भर में सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है और ये इस वक्त भी टाटा ग्रुप में सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कंपनियों में से एक है। जब JRD 75 बरस के हुए थे, इस बारे में काफ़ी क्या सराहियाँ की जाने लगी कि इनका जानशीन कौन होगा। JRD नानी पालखीवाला, रूसी मोदी, शाहरुख सब्वाला और HN सेठना में से किसी को भी अपना जानशीन बनाने का सोच रहे थे। खुद रतन टाटा का ख्याल था कि इस ओहदे के 2 अहम दावेदार पालखीवाला और रूसी मोदी होंगे। 1991 में JRD ने 86 साल की उम्र में सदर का ओहदा छोड़ दिया। इस वक्त वो रतन की तरफ मुतवज्जो हुए। JRD का ख्याल था कि रतन के हक में सबसे अहम चीज़ इनकी टाटा कुनियत थी। टाटा के दोस्त नस्ली वाडिया और इनके मुआवन शाहरुख सब्वाला ने भी रतन के नाम की वकालत की। जब रतन टाटा 25 मार्च 1991 को इस ग्रुप के चेयरमैन बने तो इनके सामने पहला चैलेंज ये था कि ग्रुप के 3 शहंशाह दरबारी सेठ रूसी मोदी और अजीत केरकर को कैसे कमजोर किया जाए। अब तक ये लोग टाटा कंपनियों में हेड ऑफिस की मुदाखलत के बगैर काम कर रहे थे। शुरू में लोगों ने रतन टाटा की कारोबारी जहानत पर कई सवालात उठाए, लेकिन 2000 में उन्होंने अपने साइज से दुगना बरतानवी टेटली ग्रुप को खरीदकर लोगों को हैरान कर दिया। आज टाटा की ग्लोबल बेवरेज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। इसके बाद उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोर्स को खरीद लिया। नाकदीन ने इस मुआहदे की हिकमत अमली पर कई सवालात उठाए, लेकिन एक तरह से टाटा ग्रुप ने इस कंपनी के साथ अपनी सलाहियत साबित की। 2009 के दिल्ली ऑटो एक्सपो में उन्होंने आम लोगों की कार नानो को नुमाइश के लिए पेश किया, जो 1 लाख रुपए की कीमत में दस्तयाब थी। नानो से पहले 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार मार्केट में पेश की, जो इंडिया में डिजाइन की गई पहली कार थी। ये कार इब्तिदा में नाकाम रही और रतन ने इसे फोर्ड मोटर कंपनी को फरोख्त करने का फैसला किया। रतन जब डेट्रॉइट गए तो बिल फोर्ड ने इनसे पूछा कि वो इस कारोबार के बारे में मुनासिब मालूमात के बगैर इस शोबे में क्यों दाखिल हुए। उन्होंने टाटा पर तंज किया कि अगर उन्होंने इंडिका खरीदी तो वो इंडियन कंपनी पर बड़ा एहसान कर रहे होंगे। रतन टाटा की टीम इस रवैये से नाराज हो गई और बात मुकम्मल किए बगैर ही वहां से चली गई। एक दिहाई के बाद सूरत हाल बदल गई और 2008 में फोर्ड कंपनी गहरे माली बहरान का शिकार हो गई। इसने बरतानवी लग्जरी ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को फरोख्त करने का फैसला किया। तब बिल फोर्ड ने कबूल किया कि इंडियन कंपनी फोर्ड की लग्जरी कार कंपनी खरीदकर इन पर बड़ा एहसान करेगी। रतन टाटा ने इन दोनों मशहूर ब्रांड्स को 2.3 अरब अमरीकी डॉलर में खरीदा, लेकिन कुछ कारोबारी तज्जियाकारों ने रतन टाटा की इन बड़ी खरीदारियों पर सवालात उठाए। इसकी दलील ये थी कि कई बड़ी गैर मुल्की कंपनियां खरीदना रतन के लिए महंगे सौदे साबित हुए थे। टाटा स्टील यूरोप सफ़ेद हाथी साबित हुआ और इसने ग्रुप को भारी कर्जों में धंसा दिया। इनका ग्रुप जैगवार खरीदकर माली बोझ तले दब गया था, लेकिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS ने हमेशा टाटा ग्रुप की बर्तरी को बरकरार रखा। साल 2015 में टाटा ग्रुप के मुनाफे में इस कंपनी का 60% हिस्सा था। 2010 में रतन टाटा एक बड़े तनाज़े में फंस गए जब लॉबिस्ट नेरा राडिया के साथ इनकी टेलीफोनिक बातचीत लीक हो गई। अक्टूबर 2020 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के ज्वेलरी ब्रांड तनशिक का एक इश्तिहार उजरत में वापस लेने पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। इस इश्तिहार में एक मुत्तहिद इंडिया की तस्वीर दिखाई गई थी जो तमाम मज़ाहिब को बराबर समझता है। बिलाखिर तनशिक को दबाव की वजह से वो इश्तिहार वापस लेना पड़ा। कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर JRD जिंदा होते तो इतने दबाव में ना आते। रतन का नाम इस वक्त भी शह सुर्खियों में रहा जब उन्होंने 24 अक्टूबर 2016 को टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को 1 घंटे से भी कम वक्त के नोटिस के साथ बरतरफ कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद रतन टाटा का शुमार हमेशा इंडिया के सबसे मोतबर सनतकारों में होता था। जब इंडिया में कोविड की वबा फैली तो रतन टाटा ने फौरी तौर पर टाटा ट्रस्ट से 500 करोड़ रुपए और टाटा कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ रुपए दिए ताकि इस वबाई मर्ज और लॉकडाउन के मौशी नताइज से निपटा जा सके। रतन टाटा पहले शख्स थे जिन्होंने अपने लग्जरी होटलों को डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की रिहाइश के लिए इस्तेमाल करने की पेशकश की।
जो खुद को शदीद खतरे में डाल रहे थे। आज भी इंडिया के ट्रक ड्राइवर अपने गाड़ियों के अकबी हिस्से पर ओके टाटा लिखते हैं ताकि ये जाहिर किया जा सके कि ट्रक टाटा का है और इसलिए काबिले एतमाद है। टाटा ने आलमी दुनिया पर अपना नक्श छोड़ा है। ये कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर कारें तैयार करती है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दुनिया की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। ये सब बनाने में रतन टाटा का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा।